बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें जगन और उसकी पत्नी चंपा तथा उनका एक छोटा सा बेटा मंटू एक छोटे से घर में रहते थे। जगन दूसरे के खेतों में मजदूरी करता और कमाए हुए पैसे को लाकर चंपा को देता। जगन बहुत मेहनती था। उसके मेहनत को लोग सराहते थे। अरे नालायक, बदतमीज, तुझसे थोड़ा भी काम नहीं होता। इतना बड़ा हो गया है पर तेरे अंदर एक भी पैसे की अकल नहीं है। देख, तेरे साथ खेल बड़ा हुआ और तेरे ही साथ पढ़ लिख कर आज जगन पूरे गांव में सबसे मेहनती किसान बन गया है। पर तुझे कामचोरी करना है तो करना है। खाने के टाइम पर सबसे पहले खाना तुमको ही चाहिए। अरे कुछ सीख ले जगन से जाकर। ऐसे ही लोग जगन की तारीफ किया करते थे। समय ने धीरे धीरे करवट बदली और जगन का बेटा मंटू बीमार हो गया। बीमार होने के कारण चंपा और जगन दोनों काफी घबरा गए थे। सुनो जी, देखो मंटू को क्या हो गया। अभी तो 1 घंटा पहले सही था। अचानक से पता नहीं क्यों इसके पेट में दर्द उठा और फिर लेट गया। अब उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस इतना बोल रहा है कि पेट में दर्द है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूं। इसे कुछ होना नहीं चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे चंपा, सब्र करो। बस पेट में दर्द है, सही हो जाएगा। इसमें इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि गांव वालों को बुला लो तुम। परेशान बिल्कुल भी ना रहो। मैं जाकर वैद्यराज को बुला कर लाता हूँ। परेशान होने से समस्या का हल नहीं निकलता, इसलिए तुम अभी अपने आप को संभालो। मैं वैद्यराज को बुलाकर जल्द लौट रहा हूँ। इतना बोलकर तुरंत जगन वैद्यराज के घर की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी ही देर में वैद्यराज के घर पहुंच गया और सारी बातें बताकर वैद्यराज को अपने साथ अपने घर लाता है। वैद्यराज मंटू को देखता और फिर जगन से कहता है, बेटा जगन, इसको बहुत बड़ी बीमारी है। इसका इलाज करना मेरे बस की नहीं है। बस मैं इसे कुछ दिनों तक रोक सकता हूं। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। समय रहते अगर इसे बड़े अस्पताल में ना दिखाया गया तब इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें काफी पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। ऐसा मत बोलो वैद्यराज जी। भला हम मजदूर आदमी कहाँ से इतना पैसा लाकर अपने बेटे का इलाज कर पाएंगे। आप ही अपना हाथ लगाइए और मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए। जगन, बेटा चंपा को समझाओ। मायूस होने से काम नहीं चलेगा और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इतना बोलकर वैद्यराज वहां से चला जाता है। और इधर जगन और चंपा काफी परेशान होते हैं। सुनो जी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कौन हमारी मदद करेगा? बताओ। 1 महीने में कहाँ से इतना पैसा ला पाएंगे कि बड़े अस्पताल में इसका इलाज करवा सकूं? कौन उधार देगा पैसे? मुझे नहीं लगता कि अपने भी कोई पैसे देंगे। मेरी बात मानो, अपने भाई से थोड़ी मदद मांगो और मैं भी किसी न किसी से मदद मांग रही हूँ। पहले तुम अपने भाई के पास जाओ, पक्का थोड़ी बहुत मदद जरूर करेंगे। चंपा की इतनी बात सुनकर जगत तुरंत वहां से चल पड़ा और अपने भाई के घर गया। भाई के घर जाने के बाद उसके भैया वहां पर नहीं मिलते, लेकिन जगन की भाभी मिलती है। भाभी, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। मेरा बेटा मंटू कल से बहुत बीमार है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें।
और अपने बेटे के ठीक होने के तुरंत पश्चात मैं आपको तुम्हारे समूल ब्याज सहित पैसे लौटा दूंगा। जगन, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि सामने कौन है और तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, मुझसे जो तुम्हारे औरत की दुश्मन है। तुमने ही अपनी औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया था, भूल गया वो दिन? मैं एक एक दिन का बदला लेकर रहूंगी। जिस दिन तेरा बेटा मरेगा उस दिन मुझे ठंडक मिलेगी। मुझसे मदद मांगने की गुंजाइश मत करो। मैं तुम्हारे बेटे के लिए 1 रुपए नहीं दे सकती। हाँ, अगर पैसे लेने हैं तो पैसे दूंगी, पर उसके लिए तुझे कफन खरीदना होगा। भाभी, ऐसा मत बोलो। मेरे पास सिर्फ एक ही संतान है और मैं उसके जिंदगी के लिए आपसे भीख मांग रहा हूँ। जैसे ही मेरा बेटा ठीक होगा वैसे ही मैं मेहनत करके आपको उसके पैसे दे दूंगा और जो भी ब्याज पड़ेंगे उसे भी दे दूंगा। आप अपना खून होकर ऐसा बोल रही है तो भला दूसरा कोई क्या मदद करेगा? मानता हूं लड़ाई झगड़े में छोटी मोटी गलती हो जाती है। क्या उस गलती की सजा इतनी बड़ी हो कि अपना ही खून अपने आंखों के सामने मरे? जगन, मुझे ज्ञान मत दो। इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से भगा दूं। तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर किसी दूसरे के घर नाक रगड़ो। इस घर का दरवाजा तुम्हारी मदद के लिए हमेशा बंद रहेगा। अब कभी दोबारा मेरी चौखट पर मत आना, समझ में आया? भाभी की इतनी बात सुनकर जगन उधर से लौट आता है और फिर गांव के जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर चंपा अपनी सगी बहन माया के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। सुनो माया बहन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरी मदद करो। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिससे मैं अपने बेटा का इलाज करवा सकूं, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। अगर समय से इलाज ना हो सका तो वो मर जाएगा, और अगर मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी? तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। दीदी, आपकी बातें सही है, पर आपको पता होना चाहिए जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरे पास भी एक बेटा है। अगर मैं पैसे आपको दे दूंगी तो उसकी पढ़ाई और उसकी अच्छी परवरिश कैसे करूंगी? मुझे माफ़ करना बहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे अपना परिवार देखना है, तुम्हारा नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मंटू तुम्हारा बेटा नहीं है? अरे पागल, आज पैसे हैं तो दूसरे की मदद करो। और मैं तुम्हारी पराई नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, और आज तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो जैसे कि मैं पराई हूँ। भगवान जिसको जितने दिन के लिए बनाकर भेजा है वो इतने दिन तक इस दुनिया में रह सकता है, इसलिए ज्यादा इधर उधर भागो नहीं जाओ। उसकी सेवा करो अगर उसे जिंदा रहना है, कि जिंदा रहेगा, अगर मरना है तो मर जाएगा। दहन की इतनी बात सुनकर चंपा बहुत उदास हुई और फिर उदास मन से अपने घर आती है। और उधर जगन जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार साहब, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। बस उसके पास 1 महीने का वक्त है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी ने मेरी मदद नहीं की। बस आप ही मेरे अब एक मात्र सहारा है। भगवान के लिए हमें मना मत करना। मैं मर जाऊंगा जमींदार साहब। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं। आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको मूल ब्याज सहित पूरे पैसे वापस कर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो। अरे जगन बेटा, कितना परेशान काहे हो रहे हो? धैर्य रखो, मैं पैसे तुमको दूंगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी बंजर जमीन को तुमने उपजाऊ बनाया। आज मैं उससे लाखों रुपए कमा रहा हूं। और अगर मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करूंगा तो भला किसके लिए इतना करूंगा? बस मेरा एक नालायक बेटा रामू है, जो तुम्हारे साथ पढ़ा लिखा लेकिन मूर्ख के का मूर्ख ही रहा। मैं हमेशा उसे कहता हूं कि जगन से कुछ सीख ले, लेकिन पैसों की कमी है नहीं तो भला काम क्यों करेगा? तुम घबराओ नहीं जगन, मैं तुमको पैसे दे रहा हूं, और जैसे ही बेटा ठीक हो जाएगा
मुझे मेरे पैसे लौटा देना। इतना बोलकर जमींदार जगन को पैसे दे देता है और ये सब एक पेड़ के पीछे छिपा जमींदार का बेटा देख रहा होता है। वो बाप के इस तरह जगन के बढ़ाई करते देख उसे बहुत जलन होने लगी और इधर जगन पैसे लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी चंपा से बोला, चंपा, मैंने सारे रिश्ते देख लिए, कोई भी अपना सगा काम नहीं आया। आज काम आया तो सिर्फ जमींदार काम आया। भले उसने मुझे ब्याज पर पैसे दिए हैं, पर मेरे समय पर उसने मना नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी भर उसका एहसान मानूंगा। तुम घबराओ नहीं, कल सुबह होते ही मंटू को लेकर बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं और रात में जमींदार का बेटा जगन के घर से सारे पैसे चुरा लेता है और फिर अपने घर चला जाता है। सुबह उठकर जगन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होता है और पैसे लेने जब जाता है तब देखा है कि उसके पैसे वहां पर है ही नहीं। इतना देखकर वो चंपा को बुलाता है। अरे चंपा, चंपा, पैसे कहाँ गए? तुमने पैसे लिए हैं क्या? यहाँ पर तो पैसे दिख ही नहीं रहे। पैसे कहाँ गए भगवान? बोलो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो बोलो। क्या बोल रहे हो जी? पैसे भला मैं क्यों लूंगी? देखो उधर कहीं होंगे पैसे। पैसे कहाँ रखे थे आपको? ध्यान तो होगा। पैसे लेकर आप घर ही आए थे, मैंने भी देखा था। पर पैसे गए तो गए कहाँ घर से? कहीं ऐसा तो नहीं कोई घर में आकर पैसे चुरा लिया हो? अरे चंपा, ऐसा मत बोलो। भगवान ना करे कि ऐसा दिन आए। बहुत मुसीबत के साथ पैसे मिले थे। मेरे साथ फटाफट ढूंढो, घर में कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे ही। भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। पैसे ऐसे नहीं खो सकते। अगर ऐसा हुआ तब मेरा बेटा क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंपा, मेरे साथ पैसे ढूंढो। काफी देर तक पैसे ढूंढते हैं और उन्हें कहीं भी पैसा नहीं मिलता। वह दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर जाता है। और जमींदार से सारी बातें बता देता है। तब जमींदार जगन से कहता है, देखो जगन, मैंने तुमको पूरे पैसे दिए थे और तुम यहां से पैसे लेकर भी गए थे। अब तुम उसे रास्ते में गिरा दिए होगे या तुम्हारे घर से चोरी हो गए होंगे, उसका मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे उतने की मैं मदद कर सकता था जो तुमको दिया था। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ करना। तुम जा सकते हो यहां से और मेरा समय से पैसे लौटा देना। जमींदार की ऐसी बात सुनकर जगन उदास मन से घर आता है। घर आकर देखता है कि उसके घर में काफी आदमी इकट्ठा हैं और चंपा को समझा रहे होते हैं। चंपा पागल हो गई होती है। अरे भगवान, ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे को मुझसे दूर क्यों किया? मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा बेटा मर गया, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बेटा मुझे छोड़ गया। इतना सुनते ही जगन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसे पता था, अगर वह भी चंपा के जैसा हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। वह अपने आप को समझाते हुए चंपा के पास गया और उसे समझाने लगा। चंपा, मंटू अब नहीं रहा, भूल जाओ उसे। भगवान ने इतने दिन के लिए ही भेजा था। अब मंटू सिर्फ यादों में है। खुद को संभालो चंपा, तबीयत खराब हो जाएगी। तब मैं क्या करूंगा? तुम रो मत, अब जो होना था हो गया। मैंने कोशिश की,
पर भगवान को शायद यही मंजूर था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसे ही चंपा को जगन समझाता है और फिर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है और फिर अपने घर आता है। अब जगन पागलों के जैसा हो गया था। वह घर में बैठा था, तभी जमींदार जगन के घर आता है। जगन बेटा, ऐसे बैठकर कुछ नहीं होगा। समय रहते रहते कुछ कर लो, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। ऐसे घर पर बैठकर कुछ नहीं हो सकता और मुझे नहीं लगता कि तुम किसी के यहां मजदूरी करके मेरा पैसा चुका पाओगे। या तो तुम्हें खेत बेचना होगा या तो घर। अब क्या करना है खुद सोच लो। 1 महीने का वक्त मैं तुम्हें देता हूं। अगले महीने में पैसे लेने आ जाऊंगा, नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। और जगन ये बात जाकर चंपा को बताता है। दोनों लोग काफी परेशान थे। उन्हें पता चल गया था कि वो पैसे नहीं दे पाएंगे और फिर वे खुदकुशी करने के लिए गांव के किनारे एक कुआं था, उस कुआं के पास जाने लगे। वहां पर पहुंचकर वे दोनों कूदने ही वाले थे कि तभी हरिया काका उन्हें देख लेते हैं और रोकने लगता है। अरे अरे जगन बेटा, क्या कर रहे हो? खुदकुशी करना एकमात्र सहारा नहीं है। रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। इतना बोलकर काका उन दोनों के पास गया और जगन से मरने का कारण पूछा। तब जगन ने उसका कारण बताया। फिर काका ने जगन की बातों को सुना और फिर जगन से बोला, बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं देसी चिकन टिक्का बनाता हूँ। मेरे घर में कोई भी नहीं है और मेरा ठेला अब उतना नहीं चलता जितना पहले चलता था, क्योंकि मैं इतने अच्छे से नहीं बना पाता। अब मेरे हाथ सही से काम नहीं करते। अगर तुम मेरा ये काम कर लो तो ठीक है। बस मुझे पेट भर खाना दे देना और जो भी मुनाफा तुमको मिलेगा तुम उससे अपना कर्ज चुका लेना। जगन और चंपा को काका की बात सही लगी और काका की बात पर सहमत हो गए। फिर जगन अपने घर आता है और सलीम के पास जाकर चिकन खरीदता है। अरे सलीम भाई, मैं जगन, हरिया काका का ठेला अब मैं संभालूंगा। इसलिए हरिया काका जिस प्रकार का चिकन ले जाते हैं उसी प्रकार का चिकन हमें भी देना, क्योंकि हम उस चिकन का चिकन टिक्का बनाएंगे। अरे कोई बात नहीं जगन भाई, हमें मत बताओ। तुम्हारी बातें पूरे गांव में फेमस है। तुम सबसे मेहनती आदमी हो, ये बात मैं भी जानता हूं। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अच्छा से अच्छा चिकन दूंगा, जैसे तुम्हारा धंधा अच्छा चल सके। और फिर चंपा उस चिकन से चिकन टिक्का बनाती है। चिकन टिक्का बनाने के बाद वो सब चौपाल पर अपना ठेला लगा देते हैं। ठेले पर जगन अकेले रहता है। जगन को ठेले पर देखकर लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जगन का चिकन टिक्का बिकना शुरू हो जाता है। लोग चिकन टिक्का को खाते और फिर जगन से कहते हैं, आहा, बड़े भैया मजा आ गया। गजब का चिकन टिक्का बनाते हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा नाम मेहनत में सुना था, लेकिन तुम तो एक अच्छे कारीगर भी हो। कसम से ऐसा चिकन टिक्का मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब तो मैं रोज आऊंगा खाने और अपने घर भी लेकर जाऊंगा। हरिया काका से बहुत अच्छा चिकन तुम बनाते हो। ऐसे ही लोग चिकन टिक्का को खाते और जगन की बढ़ाई कर चले जाते। देखते ही देखते सारा चिकन टिक्का बिक गया और फिर जगन अपने घर गया। जगन घर जाकर पैसों को चंपा को देता है। चंपा इतना पैसा देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर जगन से कहती है, सुनो सुनो जी, अगर ऐसे ही काम चलता रहा
तो हम 1 महीने के अंदर जमींदार का पैसा चुका देंगे। ये तो बहुत बढ़िया धंधा है। ऐसा करो, कुछ पैसे ले जाकर हरिया काका को दे दो, जिससे उनका खर्चा पानी चलता रहे। हाँ चंपा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज हरिया काका ने हमारे लिए वो काम किया जो शायद कोई ना करता। हमारे सगे भी हमें धोखा दे दिए, पर आज हरिया काका पराया होकर अपनापन दिखाया है। उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने जान बचाकर एक जीने का सहारा दिया। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे, बस यही दिल से दुआ करता हूं। इतना बोलकर जगन हरिया काका के घर जाता है। और हरिया काका को कुछ पैसे देकर अपने घर वापस आता है। घर आकर वो सो जाता है और अगली सुबह होते ही वो सलीम के पास जाता है। वहां से चिकन लाता है। चिकन लाकर चंपा को देता है। चंपा उस चिकन को खूब अच्छे से चिकन टिक्का बनकर तैयार करती है और फिर जगन उस चिकन टिक्के को रोज की तरह गांव के चौपाल पर बेचने लगता है। देखते ही देखते उसके सारे चिकन टिक्के बिक जाते। ऐसे करते करते लगभग 1 महीने हो गए थे और फिर वो जमींदार के घर जाता है। और अपने बकाया पैसों को चुका देता है। अरे जगन बेटा, तुम मुझे पैसे ज्यादा क्यों दे रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ गए क्या, जो पैसे को पानी की तरह फेंक रहे हो? अरे बात क्या हो गई, बोलो। मुझे पैसे क्यों ज्यादा दिए? मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारी हालत वैसे भी खराब है। तुमने मेहनत करके मेरा पैसा मुझे चुकाया, इसके लिए इतना बहुत है। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। मुझे आपने मेरे उस वक्त पर पैसे दिए जिस वक्त पर मेरे सगे खून के रिश्ते वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। ये एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये तो बस एक मेरा प्रेम है। अब मैं अच्छे पैसे कमाता हूं। अगर आपको जब कभी भी पैसों की जरूरत पड़े, तब आप आंख मूंद कर मेरे घर आना। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर जगन अपने घर जाता है। अब उसके पास काफी पैसे हो गए थे। जगन एक नया घर खरीदता है। ये बात जब जगन की भाभी को पता चलती है, तब जगन की भाभी आग बबूला हो जाती है और फिर जगन को बर्बाद करने का सपना देखने लगती है और वो तुरंत सलीम के पास जाती है और सलीम को कुछ पैसे देकर उसे खरीदना चाहा, लेकिन सलीम बिका नहीं और इस तरह जगन देसी चिकन टिक्का को बेचता और उन गरीबों की मदद करता।